हेलो एवरीवन। आज हम लोग राउथ हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो गेट के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करूंगा वन बाय वन और फिर आप देखेंगे आपके पास कि जो भी एक कंसेप्ट होता है राउथ हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी का वो हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू क्लियर करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँ 5 to 6 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करना है। तो अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाए तो आप पूरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप एकदम देखते रहिएगा। तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ गुड क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपके पास आपके जो डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। तो अगेन ये कंट्रोल सिस्टम का एक सिंपल टॉपिक है जिसको आराम से कवर किया जा सकता है। ए सिस्टम डिस्क्राइब बाय द ट्रांसफर फंक्शन g of s equal to 1 upon s cube plus alpha s square plus ks plus 3 is stable. The constraints on alpha and k are, options are, first option alpha greater than 0 comma alpha k less than 3, second option alpha greater than 0 comma alpha k greater than 3, third option alpha less than 0 comma alpha k greater than 0, last option alpha greater than 0 comma alpha k less than 0। गेट 2000 का क्वेश्चन आपके पास एक सिस्टम जो डिफाइंड हो रहा है बाय यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन, दिस ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम गिवन है और जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपके पास ये स्टेबल है, ये भी मेंशन है क्वेश्चंस में। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अल्फा और के की कंडीशंस क्या होगी और 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे ही आप जी ऑफ एस देखें तो आप ये ना सोचिए कि एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0 ऑफ करने वाले, ऐसा कभी भी ना करें। आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्वेश्चंस में आपके पास बोला कि एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, इसका मतलब है कि एक ओपन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, ये क्लोज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो क्वेश्चन में जब तक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक की बात ना हो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेंशन ना हो, तो आप विदाउट कंसेप्ट ऐसा कंसिडर ना करें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एस। तो आपको यही ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसी की कंडीशंस गिवन है कि स्टेबल है। इसका तब डिनोमिनेटर की जो आपके पास इक्वेशंस होगा, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का इक्वेशन जो होगा ये इस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ जी ऑफ एस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जी ऑफ एस एस क्यूब प्लस अल्फा एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा इस जी ऑफ एस का और क्वेश्चन में गिवन ये स्टेबल है। तो इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। तो हम राउथ हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम यूज करने वाले हैं। तो एक मैं राउथ टेबुलेशन फॉर्म करता हूँ और उसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं। जब हम राउथ टेबुलेशन फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट जो 2 आपके पास रोज रहता है ये गिवन कोफिशिएंट्स होते हैं आपके पास। जैसे एस क्यूब ले रहा हूँ मैं, तो एस क्यूब में क्या होगा 1 और सेकंड क्या होगा के, एस स्क्वायर में क्या होगा अल्फा और उसका आपके पास कितना होगा E1 का कोफिशिएंट ये 3। ये 2 गिवन आपके पास रोस रहते हैं। बाकी जितने भी रोस में लिखने वाला हूँ आपके पास सब कैलकुलेटेड रोस होंगे। जैसे एस रेस्ट पावर 1 अगर लिखने वाला हूँ तो क्या होता है ये मल्टीप्लाई इससे होगा -1 इंटू 3 डिवाइड बाई अल्फा। ये राउथ टेबुलेशन मेथड का प्रोसेस है। तो अल्फा इंटू के, अल्फा के -1 इंटू 3 डिवाइड बाई अल्फा और ये आ गया आपके पास 0। नेक्स्ट में अगर बात करूँ एस रेस्ट पावर 0 तो ये इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू 0 दैट मीन 0 डिवाइड बाई अगेन दिस टर्म। जैसे ये टर्म से डिवाइड हुआ ये आपके पास 3 कॉपी हो गया और इस साइड तो कोई टर्म्स है नहीं, तो ये राउथ टेबुलेशन फॉर्म हो गया। अब एक राउथ टेबुलेशन फॉर्म में बेसिक कंडीशंस क्या होती है आपके पास कि जो राउथ टेबुलेशन फॉर्म होता है ये फर्स्ट कॉलम, अगर इसके फर्स्ट कॉलम में आपके पास जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल gives the number of right hand poles of S plane. That means इस G of S में अगर आपको नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स अगर फाइंड आउट करना है तो जितने भी साइन चेंजेस हो गए इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस आर एस टेबल
वो आपके पास इसके राइट हैंड पोल्स होंगे। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, जी ऑफ एस स्टेबल, इसका मतलब है पूरे के पूरे इसके जो पोल्स है, इसके जो रूट्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। इसका मतलब नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना होना चाहिए, 0, साइन चेंजेस होना ही नहीं चाहिए। साइन चेंज का मतलब ही सिस्टम अनस्टेबल होता है। अब साइन चेंज अगर नहीं होना चाहिए तो ये देखो, ये साइन कितना है पॉजिटिव, ये साइन कितना है पॉजिटिव, इसका मतलब अल्फा और अल्फा माइनस के बाय 3 बाय अल्फा, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। तो जैसे मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो पहला तो एक टर्म्स हो गया कि अल्फा ग्रेटर देन 0, देखो पॉजिटिव हो गया, एंड अल्फा के माइनस 3 डिवाइड बाय अल्फा ग्रेटर देन 0, तो कंडीशंस क्या आ गया, अल्फा के ग्रेटर देन 3, ये आपके पास आ गया। तो अगर मैं ऑप्शंस वाइज अगर जाऊं तो देखो ऑप्शंस आपके पास ये आ जा रहा है। तो एक राउथ टेबुलेशन जो फॉर्म है आपके पास, उसके थ्रू मैं स्टेबिलिटी की बात कर सकता हूं। तो एक आर एस टेबल बना और आर एस टेबल से आप स्टेबिलिटी की कंडीशंस गिवन था क्वेश्चन में, ये आप अल्फा और के लिए निकालिए। एक और मैं आपके शॉर्टकट बताता हूं, किसी भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम में, ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम, आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, एस क्यू प्लस अल्फा एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये जो टर्म्स होते हैं आपके पास, इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोडक्ट, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं आपके पास, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम। अगर मैं बोलूँ कि इंटरनल प्रोडक्ट कितना है, तो इंटरनल प्रोडक्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा के है। एक्सटर्नल प्रोडक्ट कितना है, 1 इंटू 3, तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट 3 है। 3 कंडीशंस होता है आपके पास। अगर हम बोलते हैं कि इंटरनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, तो सिस्टम होता है स्टेबल, और अगर इंटरनल प्रोडक्ट इज लेस देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, सिस्टम होता है अनस्टेबल। और थर्ड पॉइंट आपके पास, इफ इंटरनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट, सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। ये आपके 3 कंडीशंस होती है, बट हम किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते ना। अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया, दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम। अब क्वेश्चन में गिवन है स्टेबल, इसका मतलब है कि इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट। इंटरनल प्रोडक्ट कितना है आपके पास, अल्फा के, एक्सटर्नल प्रोडक्ट कितना है 3, तो अल्फा के ग्रेटर देन 3 होना ही चाहिए इसका प्रोडक्ट। अगर मैं ऑप्शन से अगर चेक करूं तो सिर्फ बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा था कि अल्फा के ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो देखो अल्फा के ग्रेटर देन 3, और भी बोल सकते हो कि देखो अल्फा के ग्रेटर देन 3 हो गया। और अल्फा के बारे में अगर बात करें तो देखो अल्फा सब कोफिशिएंट है, तो ये पूरा कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो ये मिसिंग टर्म नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई फिजिकल पॉलिनोमियल्स है जो हर्विट्ज पॉलिनोमियल्स के समान बिहेव करे, तो जरूरी होता है आपके पास कि यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल्स है, इसके पूरे के पूरे कोफिशिएंट के जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये सभी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इनके साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन होता है किसी भी हुर्विट्ज या हर्विट्ज, जो आपको बोलना है, किसी भी हुर्विट्ज पॉलिनोमियल्स के लिए। तो हमको दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, देखो अल्फा ग्रेटर देन 0 है। ये मैं कंसेप्ट दिया इंटरनल प्रोडक्ट वाला, तो इंटरनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा के ग्रेटर देन 3। तो ऐसे भी आप देख सकते थे, बट याद रखिए ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए वैलिड है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आज तक फ्रेम हुए, उसमें से मैक्सिमम 50% के आसपास जो क्वेश्चन है वो थर्ड ऑर्डर पे बेस्ड है। इसका मतलब किसी भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको आर एस टेबल का कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए। द नंबर ऑफ ओपन लूप राइट हाफ प्लेन पोल्स ऑफ जी ऑफ एस इक्वल टू 10 अपॉन एस रेस्ट पावर 5 प्लस 2s रेस्ट पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3 इज। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, लास्ट ऑप्शन 3। सेकेंड क्वेश्चन गेट 2008 से ले रहे हैं हम लोग। ये आपके पास एक ओपन लूप गेन आपके पास सिस्टम गिवन है, और इसमें हमको नंबर ऑफ ओपन लूप राइट हैंड पोल्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि जो आपको गिवन है उसी सिस्टम के नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है आपके पास कि एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और आपको उस सिस्टम का राइट हैंड पोल्स फाइंड आउट करना। अगर वैसा होता तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू लिखते हैं 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड करें कि अगर आपको जो गिवन है अगर उसी के बारे में अगर पूछ रहा है, उसी की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर हुआ और ये डिनोमिनेटर हुआ, तो इसका जो डिनोमिनेटर इक्वेशन से यही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा इस जी ऑफ एस का। तो बिना सोचे समझे 1 प्लस जी ऑफ एस ना करें, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जी ऑफ एस
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जी ऑफ एस दैट मीन्स कितना हो गया, एस रेस पावर 5 प्लस 2s रेस पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3 इक्वल टू 0। ये फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन हो गया। और ये एक फिजिकल पॉलिनोमियल्स भी, फिजिकल पॉलिनोमियल्स बोलने का क्या मतलब है, फिजिकल पॉलिनोमियल्स और हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल्स, नॉर्मली ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसमें कोई भी s का टर्म मिसिंग नहीं है, कोई भी s के टर्म्स में जितने भी कोफिशिएंट है सबके साइन सेम है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर पॉलिनोमियल्स है। अगर ये प्रॉपर पॉलिनोमियल्स ना हो तो आप देख के बता सकते हो कि ये अनस्टेबल पॉलिनोमियल्स है, बट अभी हम नहीं बता सकते, हमको दिख रहा है कि ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मेरे को RS टेबल की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि सिस्टम में नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स कितने होंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्या करना पड़ेगा, हमको RS टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। RS टेबल देखो फॉर्म कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट 2 रोज होता है आपके पास वो गिवन होता है। ये पहला ऑड से स्टार्ट हो रहा तो ऑड वाले टर्म ले लेता हूँ 1, ऑड वाले टर्म्स लिया 3, ऑड वाले टर्म्स लिया 5। ये जो ऑड वाले s की पावर थे उसके कोफिशिएंट ले लिए। इवन वाले ले रहा हूँ 2, फिर इवन वाले 6 और फिर कितना लिया आपके पास 3। तो ये गिवन कोफिशिएंट होते हैं हमेशा फर्स्ट 2 रो। उसके बाद आपके पास कैलकुलेटेड जो कोफिशिएंट होते हैं s क्यूब लिख रहा हूँ। एक साथ पूरा कभी भी फॉर्म ना करें, आप पहले कैलकुलेट करें। आपको नहीं पता ना कि कैलकुलेशन के बाद रो ऑफ जीरोस बनने वाला है या कोई स्पेशल केस बनने वाला, तो कभी भी पूरा कंप्लीट ना लिखे, एक एक सॉल्व करते जाए। जैसे यहाँ से सॉल्व करें, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, माइनस 1 इंटू 6 कितना हुआ 6, तो 6 माइनस 6 0 डिवाइड बाई 2 थे तो 0 आ गया फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड कितना आ गया 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 इंटू 3 3, तो 10 माइनस 3 दैट मीन्स 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 7/2 और आगे के टर्म्स नहीं, इसका मतलब 0। तो ये रो ऑफ 0 नहीं बना। रो ऑफ 0 क्या होता है, जिसमें पूरे के पूरे टर्म्स जीरोस हो जाते हैं, एक ऐसा रो जिसके पूरे कोफिशिएंट 0 है। अब ये आपके पास क्या हो गया, एक ऐसा रो आपके पास जिसका पहला टर्म्स 0 है। तो ये स्पेशल केस होता है RS टेबल के अंदर में। क्यों स्पेशल केस होता है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा आगे तो क्या होगा, 0 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 7/2 डिवाइड बाई 0 जैसे ही परफॉर्म करूंगा ये इन्फाइनाइट होना स्टार्ट होगा। तो फिर आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ऐसे केसेस को क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, हम ये 0 को एक वेरिएबल दे देते हैं, एप्सिलॉन टेंस टू 0 और ये एप्सिलॉन हो गया, 0 ही है ये, बट मैं एप्सिलॉन लिखा और एप्सिलॉन टेंस टू 0 है। इसका मतलब कैलकुलेशंस के लिए हम एक वेरिएबल प्रोवाइड किए और वो टेंस टू 0 है। अब आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा, s स्क्वायर में अगर सॉल्व कर रहा हूँ, एप्सिलॉन टेंस टू 0 है, एप्सिलॉन इंटू 6 एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू 7/2 तो माइनस 7 डिवाइड बाई कितना हो गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन ना, डिवाइड बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इंटू 3 एप्सिलॉन माइनस 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन कितना आ गया 3 आ गया और ये 0। s रेस पावर 1 की बात कर रहा हूँ, ये पूरा टर्म्स मल्टीप्लाई होगा इस वाले से। इसका मतलब ये हुआ 6 एप्सिलॉन माइनस 7 अपॉन एप्सिलॉन इंटू 7/2 माइनस 3 इंटू एप्सिलॉन, तो 3 एप्सिलॉन डिवाइड बाई दिस कंप्लीट टर्म 6 एप्सिलॉन माइनस 7 अपॉन एप्सिलॉन, कंप्लीट टर्म डिवाइडेड, और आगे के टर्म्स कितना आपके पास 0। इतना पूरा का पूरा टर्म s रेस पावर 1 है। s रेस पावर 0 कितना होगा, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ, s रेस पावर 0 कितना होगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाई विथ 0 तो 0 हो गया, डिवाइड बाई अगेन दिस सेम टर्म, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, जो रिजल्ट वहाँ पे आएगा 3, तो ये टर्म्स हो गया आपके पास 3 0 0। तो क्लियर रहना चाहिए 3 कैसे आया, ये टर्म्स मल्टीप्लाई 3 माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड बाई सेम टर्म्स, तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब मेरे को देखना है आपके पास कि नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स मेरे को फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन टेंस टू 0 है, तो मेरे को पता है कि पहला वाला साइन पॉजिटिव है, पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा साइन पॉजिटिव, एप्सिलॉन टेंस टू 0 0 भी पॉजिटिव साइन है, तो फर्स्ट 3 तो पॉजिटिव साइन है। फोर्थ वाले में अगर देखें कि 6 एप्सिलॉन माइनस 7 अपन एप्सिलॉन क्या होगा, अलग से सॉल्व कर देता हूँ, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 और आपको सॉल्व करना है 6 एप्सिलॉन माइनस 7 अपन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंस टू 0 तो 0 माइनस 7/0, रिजल्ट कितना हो गया माइनस इन्फाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये कैलकुलेशन माइनस इन्फाइनाइट दिया, और जैसे ये माइनस इन्फाइनाइट हुआ इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, दिस टर्म विल बी नेगेटिव। लास्ट वाला क्या बचा, जैसे ही इस टर्म से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन का स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसी जगह पे, इस टर्म से डिवाइड कर दो आप, जैसे डिवाइड किए तो क्या आ गया, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 डिवाइड किए तो 1 आ गया, सॉरी 7/2 आ गया, माइनस इस वाले टर्म से डिवाइड किए तो ये आ गया 3 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन माइनस 7। अब मैं एप्सिलॉन टेंस टू अगर पुट कर रहा हूँ 0 तो 7/2 माइनस एप्सिलॉन टेंस टू 0 तो ये 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 दैट मीन 0, कितना आंसर आ गया 7/2 आ गया। तो ये आपके पास 7/2 दैट मीन्स का टर्म्स क्या हो गया आपके पास 7/2 दैट मीन्स
ये पॉजिटिव आ गया और लास्ट नंबर तो पॉजिटिव था। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ नेगेटिव आपके पास जो साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव जो आपके पास साइन है इन फर्स्ट कॉलम वो 1 है। लेकिन जब आर एस टेबल की हम बात करते हैं कि आर एस टेबल के थ्रू जब आपको नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ सिस्टम निकालना होता है तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन नहीं होता है, वो नंबर ऑफ साइन चेंजेस होता है, नॉट नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ साइन चेंजेस। तो देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव आए नो चेंज, पॉजिटिव से पॉजिटिव आए नो चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव आए चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव आए अगेन चेंज। इसका मतलब एक नेगेटिव साइन अगर दो पॉजिटिव के बीच में तो साइन चेंजेस कितना हो गया 2 और लास्ट में अगेन साइन चेंजेस नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एस टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ दैट सिस्टम, जिस भी सिस्टम के लिए हम निकाल रहे हैं। तो कितने साइन चेंजेस है 2, इसका मतलब है नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी 2। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्पेशल केस है, जब भी आपको ऐसे एप्सिलॉन से रिप्लेस करना हो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन विल बी 2, सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। द फीडबैक सिस्टम shown below oscillate at 2 radian per second when there is one negative unity feedback system is given, and options are first option k equal to 2 and a equal to 0.75, second option k equal to 3 and a equal to 0.75, third option k equal to 4 and a equal to 0.5, last option k equal to 2 and a equal to 0.5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2012 क्वेश्चन में क्या मेंशन है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 रेडियन पर सेकंड गिवन है और सेकंड एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का फिगर बना हुआ देख सकते हो। और आपके लिए इस क्वेश्चंस में 2 अननोन वेरिएबल है k एंड a, उसके लिए ऑप्शंस फ्रेम है कि a और k की वैल्यू क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये सिस्टम कितना प्रोवाइड करे 2 रेडियन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 रेडियन पर सेकेंड है तो हमको क्लियर रहना चाहिए आपके पास कि एक एस प्लेन में अगर मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स की पोजीशंस क्या होगी तो प्लस J2 एंड माइनस J2 इमेजनरी एक्सिस में S की वैल्यू जो दिख रहा है प्लस माइनस J2 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज ए पॉजिटिव रियल नंबर ना, जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ना नेगेटिव होता है ना इमेजनरी होता है। हाँ, जब मैं इसको एस प्लेन में बनाता हूँ तो जो रूट्स होते हैं वो प्लस माइनस J2 होते हैं, द प्लस माइनस J2 आर रूट्स। अब आपके पास दिख रहा है कि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है आपके पास। इस नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ दिस नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0। क्यों 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है y अपॉन आर इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। और किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर इक्वेशन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। देखो 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0, इसलिए आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको हमको डील करना है, जी ऑफ एस ये है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस के एस प्लस के इज इक्वल टू 0। एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर, एस का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2 प्लस के, एस का कोफिशिएंट प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये एक थर्ड ऑर्डर इक्वेशंस आ गया आपके पास, के और ए के लिए हमको ऑप्शंस गिवन है। अब थर्ड ऑर्डर सिस्टम में अगर मैं बोल रहा हूँ कि आर एस टेबल बनाते एस क्यूब और एस स्क्वायर लिखा, ऑड कोफिशिएंट कितना है 1, फिर ऑड कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस के, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए और इवन कोफिशिएंट 1 प्लस के। अगर मैं एस रेस पावर 1 को कवर करूँ आर एस टेबल के थ्रू तो क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस के साथ, तो ए इंटू 2 प्लस के माइनस 1 इंटू के, तो 1 इंटू के आ गया डिवाइड बाई ए और ये 0। एस रेस पावर 0 अगर मैं करूं तो ये टर्म मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस के माइनस ए इंटू 0 डिवाइड बाई सेम टर्म, दैट मीन रिजल्ट विल बी 1 प्लस के। तो नॉर्मली जब ये 4 टर्म्स में से ये टर्म 0 होता है, ये टर्म्स अपने आप कॉपी हो जाता है, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है आपको, तो ये टर्म कॉपी होगा। ये आर एस टेबल बन गया आपका। अब आर एस टेबल अगर बन गया आपके पास, अब कंसेप्ट में आते हैं आपके पास। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब भी क्वेश्चंस में गिवन होगा, एक आर एस टेबल के थ्रू हम बात करें, इसका मतलब है कि जो कंसेप्ट, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का जो कंसेप्ट है ये आर ओ जेड से रिलेटेड है, रो ऑफ जीरो से। एक आर एस टेबल में रो ऑफ जीरो अगर एग्जिस्ट करता है आपके पास तो ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमेशा एक सिस्टम में होता है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को।
अब रो ऑफ जीरो क्या होता है आपके पास? रो ऑफ जीरो मतलब पूरा का पूरा एक रो जीरो होगा, और रो ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली रो ऑफ जीरो जो होता है आपके पास वो एस का ऑड पावर ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि रो ऑफ जीरो के कंसेप्ट की बात करें तो एस का ऑड पावर ही होगा। एस का ऑड पावर मतलब एस रेज पावर 1 या एस क्यूब, यही पे हमेशा रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है। एस का इवन पावर में कभी भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंसेप्ट है रो ऑफ जीरो का, आर ओ जेड का। अब आपके पास क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे को रो ऑफ जीरो, ये तो बन नहीं सकते तो 1 है, इसका मतलब ये रो ऑफ जीरो फॉर्म होना चाहिए एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम का। अब ये रो ऑफ जीरो होने के लिए ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म टेंड्स टू जीरो है, 2 प्लस के माइनस 1 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 1 प्लस के अपॉन 2 प्लस के। इक्वेशन नंबर 1, अगर ए की वैल्यू इतना है 1 प्लस के अपॉन 2 प्लस के अगर हमारे पास है, तो फिर आपका रो ऑफ जीरो फॉर्म करेगा, कन्फर्म है, आर ओ जेड फॉर्म करने वाला है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर मैं ऑप्शन से अगर आपके पास हेल्प लेना चाहूँ तो मैं ए और के अकॉर्डिंग हेल्प ले सकता हूँ। पहले ऑप्शन में के की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हुआ, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 आपके पास 4 हुआ, तो 3/4 कितना हो गया आपके पास? 0.75। ऐसे अगर मैं बाकी ऑप्शन से अगर मैं के की वैल्यू अगर पुट कर रहा हूँ 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 3 5, तो 4 बाई आपके पास 5 0.8। तो मैं ऑप्शन से हेल्प भी ले सकता हूँ कि के की वैल्यूज़ के लिए ए और के कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप ऑप्शन से हेल्प भी ले सकते हो। तो ठीक है, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू। अब ये इक्वेशंस हो गया आपके पास आर ओ जेड की कंडीशंस के लिए। अब हमको पता होना चाहिए कि जब भी आपका आर ओ जेड एग्जिस्ट करता है, इसके जस्ट ऊपर वाली इक्वेशंस को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। जस्ट इसके ऊपर वाली इक्वेशंस को ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस हो गया ए एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के आ गया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस। नॉर्मली ऑक्सिलरी इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं, आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस के, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स। और ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगा? जो रो ऑफ जीरो होगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो इक्वेशंस होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर ओ जेड अगर एस की ऑड पावर में एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एस की इवन पावर में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल। अब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है, इसके रूट्स को अगर मैं पुट कर दूं, एस की वैल्यू कितना था आपके पास? एस की वैल्यू प्लस माइनस J2 था। एस की वैल्यू प्लस माइनस J2, प्लस जे या माइनस जे कुछ भी ले लो। एस स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? प्लस J2 का स्क्वायर या माइनस J2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -4, नॉट +4। 2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो फिर रिजल्ट कितना हो जाएगा? 4, बट J2 या माइनस J2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा? -4। अब आपके पास ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन आपका 2 रेडियन पर सेकेंड है, इसका मतलब एस स्क्वायर की वैल्यू -4 होगा मैथमेटिकली, क्योंकि एस प्लस माइनस J2 है तो एस स्क्वायर -4 हुआ। यहाँ पे आपके पास अगर मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले इक्वेशंस में, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपके पास, तो अगर मैं पुट कर रहा हूँ एस स्क्वायर तो कितना हो गया? -4a प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ए का आंसर आ गया 1 प्लस k/4, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से एक आंसर आ रहा है 1 प्लस k/4, वहाँ से एक आंसर आ रहा था 1 प्लस k/4। तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों एक ही रिजल्ट है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 1 प्लस k/4 इज इक्वल टू 1 प्लस k डिवाइड बाई 2 प्लस k। आप देखिए 1 प्लस k कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस k का आंसर कितना आ रहा है? 4, तो k का आंसर कितना होगा? 2। तो जो कांस्टेंट था k, उसकी वैल्यू आपके पास 2 आ गया। अगर k की वैल्यू 2 है तो आप a की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 वहां से भी आंसर आएगा, या बाय यूजिंग इक्वेशन 2 जहां से भी आपको फाइंड आउट करना है a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 प्लस k/4 और k इक्वल टू 2 है तो 3/4, तो द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0.75। इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लिया, मैं 1 की भी हेल्प ले सकता हूँ, 1 से भी सेम आंसर आएगा। तो देखो एक आंसर 0.75 और k का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो जो हमारे पास ऑप्शंस फ्रेम थे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ रहा है आपके पास? ए आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि कब होता है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। एस की वैल्यू प्लस माइनस J2 में लिखा। यहाँ पे एक जगह पे मिस्टेक हो सकता था कि अगर मैं एस स्क्वायर को अगर 4 लिख देता तो फिर वहाँ मिस्टेक होता। तो एस की वैल्यू प्लस माइनस J2 है, वेयर 2 रेडियन पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसका स्क्वायर करो -4 होगा। अब -4 को प्रॉपर पुट करो तो देखो दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को जस्ट इक्वेट करो तो ए का आंसर आया, के का आंसर आया। ऐसा आपके पास हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं जब सॉल्व कर रहा था तब बोला भी कि इक्वेशन नंबर 1 है, आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप के की वैल्यूज पुट कर लीजिए 3, 4, 2 और ये 2, तो आपको देखिएगा अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है इनमें से तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, तो आपको आगे सॉल्व करने की नीड भी नहीं हो सकती थी एक ऑब्जेक्टिव पेपर में।
तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा पूरा प्रोसेस. कंसिडर ए ट्रांसफर फंक्शन GP ऑफ S इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस 3PS माइनस 2 डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस 3 प्लस P इंटू S प्लस 2 माइनस P with P is a positive parameter. The maximum value of P until which GP remains stable is. Next question. Get 2014. एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपके पास, एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है. द PS स्क्वायर प्लस 3PS माइनस 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 प्लस PS प्लस 2 माइनस P. क्वेश्चन में मेंशन है कि P इज ए पॉजिटिव पैरामीटर और P की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो G ऑफ T जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपके पास वो रिमेन स्टेबल हो. तो सबसे पहले तो क्लियर रहना चाहिए कि आप किसी भी G को देख के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ना समझे. ये जो G आपके पास एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, वो सिस्टम ओपन सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम क्लोज सिस्टम हो सकता है, बट जो GPS है किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन. और अगर ये किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर के रूट्स जो होंगे, जो इसके डिनोमिनेटर के जो रूट्स होंगे वो इसके पोल्स होंगे, या डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा. तो अगर मैं बोलूँ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ GPS, तो क्या होगा आपके पास GPS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ GPS. तो S स्क्वायर प्लस 3 प्लस PS प्लस 2 माइनस P इक्वल टू 0. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस वाले सिस्टम का. तो हमें से क्लियर है, G को सोच के कभी भी OLTF ना सोचिए आप, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है. अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है. इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में मैं RS टेबल भी फॉर्म कर सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल RS टेबल होगा. S स्क्वायर और S रेस पावर 1 जो फर्स्ट टू रो होता है वो गिवन आपके पास रोज होता है. इसके कोफिशिएंट मेंशन है ऑलरेडी इक्वेशन में 1, और ये आपके पास कितना हो गया 2 माइनस P, यहाँ पे कितना आपके पास 3 प्लस P और ये 0. S की पावर 0 कितना होगा 3 प्लस P मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस P माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई, तो सेम टर्म्स आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 2 माइनस P. RS टेबल कंप्लीट. अब हमको पता है कि कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि GP की वैल्यू, G जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है GP ऑफ S, ये हमेशा स्टेबल आपके पास. तो हमको पता है कि अगर RS टेबल के फर्स्ट कॉलम में अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस 0 है, दैट मीन नो साइन चेंजेस है, तो सिस्टम विल बी स्टेबल. अब आपको ऑलरेडी पता है कि 1 पॉजिटिव होता है आपके पास. अगर 1 पॉजिटिव है तो अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस ना हो तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए आपके पास. अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नो साइन चेंजेस है, तो सिस्टम विल बी स्टेबल. उसके लिए कंडीशंस क्या होगी 3 प्लस P ग्रेटर देन 0, तो P ग्रेटर देन कितना आ गया -3 आ गया, पहली कंडीशंस. सेकंड कंडीशंस आपके पास जो लास्ट टर्म्स है, द 2 माइनस P ग्रेटर देन 0, तो P कितना आ गया आपके पास P लेस देन 2 आ गया. ये 2 कंडीशंस आ गया. अगर मैं बोलूँ कि आपके पास क्या रेंज होना चाहिए P का, तो P का रेंज होना चाहिए -3 से 2. द रेंज ऑफ P फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस गिवन GP ऑफ S. इस सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए P का रेंज ये होना चाहिए. अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि P इज ए पॉजिटिव पैरामीटर. अब P इज ए पॉजिटिव पैरामीटर है तो जो आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि -2 तो हो नहीं सकता, -1 तो हो नहीं सकता, P इज ए पॉजिटिव पैरामीटर. तो आप ये ऐसा बोल सकते हो कि अगर P की वैल्यू अगर 0 से 2 आपके पास, ये कंडीशन चेंज हो गया ड्यू टू गिवन, जो गिवन वाला पार्ट था उसके कारण चेंज हो गया, तो P का रेंज आपके पास 0 से 2 होगा, आपके पास सिस्टम स्टेबल होगा. देखो आपके पास P की वैल्यू 0 से 2 तक कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आपके पास. यहाँ पे P 3 प्लस P है, 3 प्लस P में P अगर पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में P इज ए पॉजिटिव पैरामीटर, किसी भी पॉजिटिव पैरामीटर में +3 ऐड करोगे पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव हो गया. अब ये 2 माइनस P है, P की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो 2 माइनस P भी पॉजिटिव पैरामीटर्स होगा. अब ये तो रेंज हुआ. अगर ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द रेंज ऑफ P फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, तो हमारा ये होता है 0 से 2 होता, बिकॉज P इज ए पॉजिटिव पैरामीटर. बट हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि P की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P क्या हो आपके पास सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P मेरे को फाइंड आउट करना है. अब मैं देख रहा हूँ आपके पास कि P का जो रेंज है 0 से 2 है. अब 0 से 2 में अगर मैं ध्यान से अगर उस वाले इक्वेशंस को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो लिमिट्स है आपके पास 0 से 2 वाला जो लिमिट्स है कि क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ आपके पास, तो P की वैल्यू लेस देन 2 है और वी कैन टेक P मैक्सिमम ऐसे 2. तो अगर मैं P की वैल्यू अगर 2 वैल्यू सिलेक्ट भी कर रहा हूँ आपके पास, तो होगा क्या उससे, P की वैल्यू अगर 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो लास्ट वाला जो रो होगा आपके पास, ये P की वैल्यू जैसे ही 2 सिलेक्ट किया ये ROZ बन जाएगा लास्ट वाला रो. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ROZ अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब सिस्टम तो मार्जिनल स्टेबल होगा, जबकि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास रिमेन स्टेबल. तो फिर आपको केयर करना पड़ेगा आपके कंसेप्ट का कि जो ROZ होता है वो S की ऑड पावर में होता है, आपके पास ये S की इवन पावर है.
इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट रो है, लास्ट रो, इसके बाद तो और कोई टर्म नहीं आएगा, जो लास्ट रो है उसमें आर ओ जेड एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको की पॉइंट्स क्लियर रहना चाहिए कि अगर एक आर एस टेबल में अगर लास्ट रो दैट मीन्स एस रेस पावर 0 अगर आर ओ जेड फॉर्म कर रहा है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ आर ओ जेड इन केस ऑफ लास्ट रो ऑफ आर एस टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है लास्ट रो में आपका आर ओ जेड बन सकता है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं तो पी की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 2। तो पी की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, 2 - 2 0। तो आप 2 बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस सिस्टम आपका स्टेबल ही रहेगा, नॉट मार्जिनल स्टेबल, सिस्टम विल बी स्टेबल फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। तो ऐसे कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आपको आइडिया रहना चाहिए। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि पी की मैक्सिमम वैल्यू 1.99, जैसे अगर आप पुट करते हो पी की वैल्यू सपोज करो आप सिलेक्ट कर लेते हो कि पी मैक्सिमम इक्वल टू 1.99 ले लिए। अब ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है और अगर आप 1.99 एग्जाम में पुट कर दिए तो 1.99 एग्जैक्टली गलत नहीं है, लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है और आप 1.99 अगर पुट कर रहे हैं और जो IITs में जो आंसर प्रोवाइड किया गया अगर वो 2 से 2 लिख रहे हैं तो 2 से 2 अगर लिखे आपके पास और आप अगर 1.99 अगर आप पुट कर रहे हो, इसका मतलब है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर जब चेक होगा आपके पास, जो आंसर सीट आपका चेक होगा तो 1.99 को इनकरेक्ट ले लेगा आपके पास। वो जब 2 पुट करोगे तभी 2 को कंसिडर करेगा। इसका मतलब ये है कि 1.99 भी रॉन्ग आंसर हो सकता है फॉर दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी दैट मीन्स 2। तो याद रखिए कि 1.99 नहीं, 2 आप आराम से पुट कर सकते हो। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट रो पे कि पी की वैल्यू क्या 2 सिलेक्ट की जा सकती है, बिल्कुल पी की वैल्यू 2 सिलेक्ट की जा सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी कितना हो गया? 2। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाई एच ऑफ एस इक्वल टू 2s raised to 4 minus 5s cube plus 5s minus 2. The number of zeros in the right half of the s plane is. नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2016 का एक क्वेश्चन है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम इज गिवन बाय दिस एच ऑफ एस। 4th ऑर्डर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, एक एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ऑलरेडी हमको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म टू इनपुट ट्रांसफॉर्म विद 0 इनिशियल कंडीशन। और ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम। एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है आपके पास। क्लियर? अगर सिस्टम में आपके पास नॉन लीनियर टर्म्स हो आपके पास, वहाँ पे हम ट्रांसफर फंक्शन की बात नहीं करते। जहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशंस आपके पास 0 ना हो वहाँ पे हम बात नहीं करते। तो क्लियर है चीज, नॉर्मली एक एलटीआई सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो कंसेप्चुअल नहीं है ये चीज़, बस स्टेटमेंट गिवन था। अब आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 2s raised to 4 minus 5s cube plus 5s minus 2। इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। अगर बोलूं कि ये हुर्विट्ज पॉलिनोमियल्स है क्या, तो नहीं है। एक हुर्विट्ज पॉलिनोमियल्स में नंबर आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स क्या, वो सबका साइन सेम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है आपके पास। इसका मतलब ये हुर्विट्ज पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। तो इससे आप ये तो आपके पास क्लियर है कि इसके कुछ रूट्स जो होंगे वो राइट हैंड साइड में होंगे। ये देख के ही पता चल गया कि कुछ रूट्स कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। बट हमको ये नहीं पता कि कितने रूट्स राइट हैंड साइड में होंगे। उसके लिए हमको किसकी नीड होगी, आपके पास RS टेबल की। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस कितने होंगे। नॉर्मली क्या होता है आपके पास, हम RH टेबल जब भी यूज करते हैं हम लिखा रहता है कि RS टेबल यूज फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स, लेफ्ट हैंड पोल्स एंड इमेजिनरी एक्सिस पोल्स। क्यों ऐसा लिखा रहता है? क्योंकि हमारे पास जो भी ट्रांसफर फंक्शन लिखा होता है आपके पास, उसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर के जो रूट्स रहते हैं वो पोल्स रहते हैं, और जो डिनोमिनेटर इक्वेशन रहता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स को नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, पोल्स। जैसे अगर सपोज ये h ऑफ s इक्वल टू अगर ऐसा लिखा रहता है, h ऑफ s इक्वल टू अगर ऐसा लिखा रहता है 1/2s raised to 4 minus 5s cube plus 5s minus 2। अगर ये h ऑफ s ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता तो इस क्वेश्चन में कंफर्म लिखा रहता नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन विल बी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम नॉर्मली देखते हैं कि नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स हम फाइंड आउट कर सके किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से आपके पास बाय यूजिंग RS टेबल। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था, आपको पूरे के पूरे देखो आपके पास न्यूमरेटर का रूट्स दिया, आपके पास डिनोमिनेटर का तो इक्वेशन ही नहीं है। तो नॉर्मली हमको पता है किसी ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके रूट्स को हम बोलते हैं जीरोस, और जो डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके रूट्स को बोलते हैं पोल्स। अब ये न्यूमरेटर इक्वेशंस गिवन है और आपके पास डिनोमिनेटर इक्वेशंस है ही नहीं, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पास जीरोस होंगे। इसका मतलब है अगर मेरे को नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस निकालना है तो मेरे को न्यूमरेटर के रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। और RS टेबल से आप किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स का बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते। अगर वो
न्यूमरेटर पॉलिनोमियल्स है तो आप नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस, लेफ्ट हैंड जीरोस, इमेजिनरी एक्सिस जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो डिनोमिनेटर इक्वेशन है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स, लेफ्ट हैंड पोल्स और इमेजिनरी एक्सिस पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके पास कि हम किस पॉलिनोमियल्स को यूज कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब जब मैं इसमें RS टेबल लगाऊंगा तो मेरे को जीरोस का बिहेवियर पता चलेगा। अगर ऐसा होता तो मेरे को क्या पता चलता, पोल्स का बिहेवियर। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, तो कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि न्यूमरेटर के रूट्स आपके पास जीरोस रिप्रेजेंट करेंगे तो हम राइट हैंड जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इतना आपको क्लिक करना था कि एक न्यूमरेटर के आपका जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके रूट्स जीरोस ही होते हैं। इसका मतलब मैं RS टेबल अप्लाई करने वाला हूँ इसमें। एक और चीज़ इसमें देखो, आपके पास S² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास जीरो होगा क्योंकि S² वाला टर्म मिसिंग है। तो मैं इसको मॉडिफाइड इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, H ऑफ S इक्वल टू 2s रेज़ पावर 4 माइनस 5s क्यूब प्लस 0s² प्लस 5s माइनस 2। ये हमारे पास न्यूमरेटर का इक्वेशन हो गया। देखो ध्यान से, अब इस न्यूमरेटर के इक्वेशन में अगर मैं RS टेबल अप्लाई कर रहा हूं तो कैसे होगा, s रेज़ पावर 4 और s क्यूब, फर्स्ट टू रोज गिवन होता है, इसका कोफिशिएंट 2 इवन वाला, इसका कोफिशिएंट आपका 0 इसलिए हम लिए इसको, और इसका कोफिशिएंट कितना -2। ऑड वाला देखते हैं, ऑड वाला में कितना है -5, फिर कितना है ऑड वाले में 5, और ये कितना आपके पास 0। तो s रेज़ पावर 4 में 2 0 -2 है, s क्यूब में -5 5 और 0। अब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ s² सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना हो गया, -5 इंटू 0 0, -2 इंटू 10 -10 डिवाइड बाई -5, -10 डिवाइड बाई -5 कितना हो गया, 2 आ गया। -5 इंटू -2 +10, -2 इंटू 0 0, तो +10 डिवाइड बाई -5 +10 डिवाइड बाई -5 तो कितना हो गया -2, और ये आ गया 0। s रेज़ पावर 1 कर रहा है, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया आपके पास -10 डिवाइड बाई 2 तो 0 आ गया। 2 इंटू 0 -5 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 0 आ गया। ये देखो, तो कैलकुलेशन से एकदम क्लियर रहना चाहिए। आपको दिखा ये तो ROZ बन गया, रो ऑफ 0, और रो ऑफ 0 आपके पास हमेशा s की पावर ऑड में होना चाहिए, तब इसका सिग्निफिकेंस है। तो हमेशा ROZ आपको s की ऑड पावर में मिलेगा आपके पास, रो ऑफ जीरोस। अब रो ऑफ जीरोस अगर आपके पास, अगर हमको सॉल्व करना है कि रो ऑफ जीरोस के कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमको करना क्या है, ये तो रो ऑफ 0 हो गया, इसके कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं आपके पास, इसके ऊपर वाला जस्ट पहले वाला जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम, यहां से देखो 2s² -2, और डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस नॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ ROZ होता है। जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशंस का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एक ऑर्डर कम हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ ROZ। अब आपके पास इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना हो गया, 4s -0, देखो 4s -0 हो गया। तो s का पावर 1 जो आपके पास ये आ गया, तो s की पावर 1 में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं s की पावर 1, फिर से लिख दे रहा है s की पावर 1, कितना आ रहा है आपके पास 4, और आ गया आपके पास 0 0। और अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके पास, इसकी नीड नहीं है, अब s की पावर 1 आ चुका है, कितना आ रहा है 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 4, -2 आ गया ये लास्ट वाला टर्म। तो ये इस वाले को कैंसिल कर दिया s रेज़ पावर 1 को, इसकी नीड नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना, देखो 2 प्लस है, -5 नेगेटिव है, फिर 2 आपके पास क्या है पॉजिटिव है, फिर 4 क्या आपके पास पॉजिटिव है, और s रेज़ पावर 0 क्या आपके पास नेगेटिव। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना, +2 माइनस चेंज, -2 प्लस चेंज, +2 प्लस नो चेंज, और ये +2 माइनस आपके पास चेंज। तो नंबर ऑफ राइट हैंड रूट्स, दैट मीन्स द नंबर ऑफ right hand zeros for this transfer function will be 3 +2 minus -2 +2 plus आपके पास ये +2 माइनस चेंज, +2 प्लस नो चेंज, और +2 माइनस चेंज, C एंड C। तो देयर आर 3 चेंजेस। तो 3 चेंजेस अगर आपके पास है तो नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पे आंसर आपके पास कितना हुआ, 3 हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ROZ जो होता है आपके पास, जब भी कंसेप्ट ऑफ ROZ आता है तो ROZ का सिग्निफिकेंस की बात करें तो ROZ रिप्रेजेंट करता है कि जो रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब जब ROZ एग्जिस्ट करता है रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इमेजिनरी एक्सिस होता है, और हम बोल देते हैं मार्जिनल स्टेबल होगा, बट ऐसा 100% नहीं होता है। नॉर्मली किस टाइप के पॉलिनोमियल्स में रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इमेजिनरी एक्सिस होता है, जब भी ROZ एग्जिस्ट करता है
तब जब ये पॉलिनोमियल्स हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल्स होता है, नॉर्मली जब ये सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं तब हमेशा रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इमेजिनरी एक्सिस होता है। बट ये पॉलिनोमियल्स हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो अगर देखो, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशंस की मैं रूट्स निकाल रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशंस की अगर मैं रूट्स निकाल रहा हूँ तो क्या हुआ, a ऑफ s इक्वल टू 0, तो 2s स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2, तो s स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो s की वैल्यू कितना आ रहा है प्लस माइनस 1। इसका मतलब है कि ROZ के कारण जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स आए एस प्लेन में, वो कितना आ रहा है आपके पास, एक +1 आ रहा है और एक आ रहा है -1। तो ड्यू टू ROZ के कारण रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ आपके पास, देखिए ध्यान से, ROZ के कारण। अब ROZ के कारण रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा हुआ तो रूट सिमेट्रिकल अबाउट क्या है आपके पास, ओरिजिन है। तो ROZ का मतलब रूट्स इमेजनरी नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, बट ROZ रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ये कंसेप्ट है। अब ये 2 रूट्स आ गया, एक आपके पास राइट हैंड साइड में, और ऑर्डर आपके पास कितना है 4 है। तो अगर आपके पास इस वाले फैक्टर से अगर आप डिवाइड भी कर दो इस पूरे 4th ऑर्डर इक्वेशंस को इस वाले फैक्टर से, तो रिमेनिंग 2 रूट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपके पास 2 है। देखो सॉरी, पोल्स नहीं बनाता मैं, ये जीरोस बना रहा हूँ क्योंकि जीरोस आपके पास ये सिस्टम है। तो 2 रूट्स आपके पास ये आ गए, बाकी रिमेनिंग 2 रूट्स कंफर्म है कि राइट हैंड साइड में आएंगे। और अगर एग्जैक्टली आपको वो 2 रूट्स भी चाहिए तो आप जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इस पूरे फैक्टर को उस वाले पूरे के पूरे 4th ऑर्डर से 2nd ऑर्डर को डिवाइड कर दो, आपको 2 रूट्स और मिलेंगे, और कंफर्म है वो कहाँ मिलने वाले, राइट हैंड साइड में। तो नंबर ऑफ जो साइन चेंजेस है वो 3 अगर है तो 3 रूट्स राइट हैंड साइड में मिलेगा और 1 रूट्स कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्लियर है ROZ का कंसेप्ट, ऐसे आपको यूज करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।